हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईसीएससी की फिजिक्स। ओके, तो 10th क्लास में जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है 10th की फिजिक्स का, ये आपका एक कोर्स होने वाला है जो कि टू द पॉइंट रहेगा, जिसमें हम बेवजह की कहानियाँ किस्से सुनाकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कोशिश रहेगी कि कोई भी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की ना हो और हर वीडियो के अंदर मैं एक चैप्टर को कवर करूं, जिसके अंदर कवर हो जाए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं आज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो हमें इसमें सीखना है वो सीखना है वर्क के बारे में। उसके बाद हमें सीखना है एनर्जी के बारे में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें सीखना है पावर के बारे में। ठीक है, इन चीज़ों को हम बड़े डिटेल में करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ताकि आपको मैं क्वेश्चंस करवा पाऊँ। मेन चीज़ इसमें फिजिक्स में क्या होती है कि आप कितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं वर्क। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है? वर्क रहेगा। तो वर्क के लिए फिजिक्स में क्या कहा जाता है? तो वर्क इज सेड टू बी डन। हम कहेंगे कि काम हो गया, वर्क हो गया, इफ दो कंडीशंस। अ फोर्स इज अप्लाइड, हमें फोर्स लगाना है। अब फोर्स क्या होता है? तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन इज ऑब्जेक्ट जिस पे हमने फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स लगाया उस तरफ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे कि हम इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डब्बा रखा है। ओके, और हमने उस डब्बे पे फोर्स लगाया। यहाँ से आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, लेटस से 10 न्यूटन का, और ये मान लेते हैं 20 किलोग्राम का हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, 20 किलोग्राम का बॉक्स है। आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉक्स है ये हिला ही नहीं। बॉक्स डज नॉट मूव। क्वेश्चन है कि बताइए वर्क डन कितना हुआ? क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 0। वर्क डन इज 0। सिंपल सी बात। क्यों? क्योंकि हिला ही नहीं। ठीक है ना। कंडीशन क्या है वर्क डन की? कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है वर्क को समझते टाइम। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस केस में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आती है तो हमें उसकी 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि उसका फॉर्मूला क्या है, यानी कि हम उसको मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो वर्क का फॉर्मूला हम यूज करते हैं W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको थोड़ा सा जब हम और हाई लेवल पे लेके जाते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। एफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एस डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और एंगल लेते हैं साइन, तो हमारे पास वेक्टर आता है, और कोस लेंगे तो स्केलर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कोस लेना है।
इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आप इस फॉर्मूले को एक बार याद रखिए, W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यहाँ पे एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रहे, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर थीटा लेते हैं। ठीक है, और आपने 9th क्लास में इसकी वैल्यूज भी कुछ लर्न की होगी कि कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और इसके बीच में सारी वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। जैसे कि कोस 30 कितना होता है हमारे पास? √3/2, 1.732 बाय में 2। ठीक है, और कोस 37 के बारे में शायद आपने नहीं सुना, लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए, 4/5 होता है। कोस 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसे हम रेशनलाइज करके √2/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 1.414 का हाफ भी लिख सकते हैं। कोस 53 इसकी वैल्यू भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट पता हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोस 53 3/5। कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज है जो जनरली आपके यूज होने वाली है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। ठीक है, तो एफ क्या है? फोर्स। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर? डब्ल्यू इज वर्क डन। ठीक है जी, डब्ल्यू इज वर्क डन। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है जी, तो वर्क डन, वर्क कब होगा? जब हमने फोर्स लगाया और उसी की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। सेकंड चीज हमें पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पुरानी बातों को याद करते हैं, दो तरह की क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो स्केलर। ठीक है, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट के लिए हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला है हमारे पास एफ एस कोस थीटा। एफ क्या है? फोर्स, उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। कोस थीटा क्या होता है? B/h। तो बेस मेजर करेंगे मीटर में, हाइट मेजर करेंगे मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आई हमारे पास वर्क डन की? न्यूटन मीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? न्यूटन मीटर। ठीक है, और बार बार न्यूटन मीटर ना बोलना पड़े इसलिए हमने इसका छोटा नाम रख दिया, इसको बोलते हैं जूल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज 1 जूल, तो 1 जूल का मतलब क्या होगा? 1 न्यूटन होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे, तो इसका मतलब हमने कितना वर्क किया? 1 जूल का वर्क किया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आती है टाइप्स ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितने टाइप के होते हैं? तो वर्क डन हमारे पास मोस्टली, हाँ, फर्स्ट पॉइंट वर्क, सेकंड टाइप्स ऑफ वर्क डन, ये हमारे पास होते हैं 3 टाइप के, 3 टाइप्स। ओके, सबसे पहला इसमें आता है पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा आता है इसमें नेगेटिव वर्क डन। और तीसरा होता है हमारे पास जीरो वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। और जीरो वर्क डन के 3 मतलब है कि या तो फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या कोस थीटा जीरो हो जाए। कोस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे, या फिर एंगल 90 डिग्री हो जाए, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो इन तीन टाइप के हमारे पास वर्क डन आते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स है। ठीक है, एक फोर्स लगाया इधर, ठीक है जी, हमने एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स इधर लगाया, एक फोर्स ऊपर लगाया, और ये यहाँ पर हमारे पास एक दीवार है। ठीक है, ये हमारे पास, ओके, ये बार बार गायब हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऊपर दीवार है। ठीक है जी, तो हमने इसके ऊपर तीन फोर्सेस लगाए हैं, F1, F2 और F3। ठीक है, दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। मान लेते हैं F1 की वैल्यू है 20 न्यूटन, मान लेते हैं F2 की वैल्यू है सपोज 30 न्यूटन, मान लेते हैं F3 की वैल्यू है सपोज 50 न्यूटन, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये है 5 kg का। ठीक है, ये सारी चीजें हम मान सकते हैं। चलिए जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, या ऊपर जाएगा? नीचे नहीं जाएगा, नीचे से हमने इसको पकड़ रखा है। ठीक है, सोचो, स्क्रीन पॉज करो, बताओ। तो आंसर है कि ये जाएगा F2 की वजह से लेफ्ट साइड पे। ठीक है ना, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड, और ये वाली राइट साइड। ठीक है, तो ये जाएगा किधर? आंसर है लेफ्ट साइड जाएगा। तो सिंस F2 ज्यादा है, F1 कम है, तो दिस बॉक्स विल मूव वेयर? टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट में मूव करेगा, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, इसमें हमारे पास अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक, तो मुझे बताओ, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय F2, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय F1, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय F3? तीन क्वेश्चन। ठीक है, तो F2 की वजह से जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि F2 किधर लग रहा है? लेफ्ट पे। बुक्स भी किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो इसमें F2 इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है, F1 की वजह से वर्क डन किधर कैसा होगा? तो आंसर है नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि F1 लग रहा है राइट में, और ऑब्जेक्ट को मूव करना है लेफ्ट में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी पैरेलल होगी, तो उस केस में वर्क डन किया जाएगा नेगेटिव। और F3 की वैल्यू, क्या F3 की वजह से कोई वर्क डन होगा? तो आंसर है इसके से कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो F3 है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि क्या नेचर होगा वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क डन कैसा होगा? तो आंसर है कि इफ ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, उस केस में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। उसी तरह से इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, इस केस में क्या होगा?
Fg and S are in opposite direction. ठीक है, होंगे Fg and S are in opposite डायरेक्शन और इसकी वजह से फिर वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरा, अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ रोड, तो इस केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के एंड वर्क डन क्या आएगा, जीरो। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं वर्क के तीन टाइप से। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि वर्क डन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब वर्क डन नेगेटिव हो। तो उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट होना पड़ेगा, नेगेटिव नंबर ऑफ कोर्स छोटे होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। तो ये था हमारा वर्क की बेसिक सी कहानी। तो बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एस, और एंगल गिवन हो तो क्या फॉर्मूला होगा, एफ एस कोस थीटा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए भी तो होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए भी होता है, तो यहाँ से इसका नया फॉर्मूला भी तो बन सकता है ना, एम इंटू ए इंटू एस कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी। तो एनर्जी इज बेसिकली, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, या फिर कैपेसिटी टू डू वर्क, या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, सिंपल सी बात कि कोई काम कब कर पाएगा, आंसर है जब उसके पास एनर्जी होगी, वो तभी वर्क डन कर पाएगा, तभी वो वर्क कर पाएगा। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब हमें ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो उसने कितना काम किया, तो आंसर है कि नहीं पता, हो सकता है कि उसने काम ना किया हो। ठीक है, लेकिन एक इंसान वर्क कर रहा है तो इसका मतलब उसके पास पक्का 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 एनर्जी है। ठीक है, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन अगर उसके पास एनर्जी है तो जरूरी नहीं है कि वो वर्क कर रहा हो। ठीक है जी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एनर्जी का मतलब एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, की काम करने की काबिलियत, क्षमता। चलो जी, तो इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी वही होगी जो वर्क डन की है, तो इसकी एसआई यूनिट अपने पास क्या रहेगी, जूल ही रहेगी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, तो आंसर है बहुत सारे। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी आप बस लिखते चले जाना, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपने पास सबसे आसान, सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी ऑन अर्थ। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, मैं एनर्जी वर्ड नहीं लिख रहा बार बार, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसी तरह से कोयला है अपने पास, लकड़ी है, पेट्रोल है, इन सब में एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी, इसको जला देंगे तो अपने पास हीट एनर्जी बन जाएगा। हीट एनर्जी का दूसरा नाम थर्मल एनर्जी भी है, और क्या क्या लिख सकते हैं हम, चलो ऐसे करके आप मतलब बहुत सारी एनर्जी के टाइप निकाल सकते हैं। हमारे जो काम की है वो है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे काम की है, ये होती है दो चीजों की वजह से, ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन। ठीक है, कहने वाले कहते हैं तीन की वजह से होती है, तो अपन तीन की वजह से ही कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, थोड़ा सा 11th का टच इसमें आ जाएगा। तो मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, तीन चीजों की वजह से होती है मैकेनिकल एनर्जी। अगर वो मैकेनिकल एनर्जी है मोशन की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर वो पोजीशन की वजह से है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
और अगर वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेप एंड साइज़ की वजह से तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? इलास्टिक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है? इज़ दिस ओके? तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। इसका फेमस फॉर्मूला आपने सुना हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसके लिए हाफ, मास तो वही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी यू स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो आप क्या कहेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप इसको दोनों को माइनस कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ से ध्यान से देखोगे तो हाफ और एम कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, इसको पीई भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, विच इज एम डी एच। ठीक है, एम जी एच। वट इज एम हेयर, एम क्या है, तो एम जो है वो है मास। वट इज एम, m is mass of object. What is g? g is acceleration due to gravity. क्या वैल्यू होती है इसकी, 9.8 अर्थ के लिए, सरफेस के लिए, और हम इसको जनरली क्या लेते हैं, 10। h क्या है, हाइट। कहाँ से हाइट, ग्राउंड लेवल से हाइट। ठीक है, हम इसमें रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, रेफरेंस लाइन ग्राउंड लेवल को मानते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर m का मतलब है मास, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर है। ठीक है जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जिसको आपने बहुत पहले भी सुना था, आज फिर हम इसको सुन लेते हैं। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत फेमस कोट है, शायद आपने सुनी है पहले भी। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ज्यादा बोलने की अपना जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। न्यूक्लियर प्रोसेस में एनर्जी कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड होता है, तो उसके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी में थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, हालांकि वो चीजें ट्वेल्थ में ज्यादा कंसीडर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कुछ एक क्वेश्चन से डायरेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों की कैलकुलेशन का टाइम काफी बच जाता है। ठीक है, जिनको ये याद होती है वो फटाफट से इसको कर देते हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वर्क डन मिला के कितना होगा, वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे तो फिर हो सकता है कि ऊपर से जाना शुरू हो जाए, तो हम इसको एक बार इतना ही रखते हैं कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 50 फोर्स लग रहे हैं, सबको ऐड कर दो, उसका वर्क डन निकालो, वो किसके इक्वल आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचता है लास्ट, वो है पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, पावर का मतलब रेट, रेट का मतलब कंपेयर कर रहे हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन बाय टाइम टेकन, कितना काम किया, कितनी देर में किया। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बताओ, वर्क की यूनिट क्या थी, जूल, डिवाइड में टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या बनी, जूल पर सेकेंड, जिसका हमने छोटा नाम क्या रखा, वाट। बड़ी यूनिट इसकी किलोवाट, मेगावाट, चलती रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर में अलग से
कुछ नहीं है। अब आप इसकी बुक की रीडिंग लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब हम इसमें थोड़ी-सी एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, वर्क डन। क्या था फॉर्मूला? W इज़ इक्वल्स टू FS cos थीटा, ठीक है? यही था? ओके। दूसरी चीज़, 3 टाइप के थे, इसकी SI यूनिट क्या थी? जूल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं J से। इसकी CGS यूनिट क्या है? अर्क, ठीक है? अर्क, इसका अलग से कोई सिंबल नहीं है, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्क होते हैं। ओके, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटॉमिक लेवल वाली जो है, तो वो है ईवी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ठीक है? इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है? ये चाहे वर्क हो या एनर्जी हो, यूनिट सबकी सेम ही रहेगी। एनर्जी की सारी यूनिट रहती है। कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, ठीक है? इसको हम लिखते हैं KWH। और 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट पावर की मशीन को 1 घंटे के लिए ऑन कर दो। जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर, ठीक है? और इसकी वैल्यू आती है अपने पास 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है? और इसकी एक यूनिट और है, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी। कैलोरी भी बोलते हैं, कुछ कैलोरी भी। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको 2 बार 3 बार 4 बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपसे पूछी जा सकती है। आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर है, ठीक है जी? वर्क हो या एनर्जी हो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के, इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एक फॉर्मूला इसका होता है p²/2m। व्हाट इज p हेयर? ये p होता है मोमेंटम, ठीक है? और m क्या है? मास, ठीक है? मोमेंटम आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, 9th क्लास में, p इज इक्वल टू mv, न्यूटन सेकंड लॉ से जस्ट पहले। ओके, ओके जी। उसके बाद है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ आपको इशू आएगा नहीं, एक ही फॉर्मूला है सिंपल सा, mgh, ठीक है? फिर आता है पावर। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर मैं इसमें वर्क को लिख दूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला इसका फोर्स इंटू वेलोसिटी भी आता है, ठीक है जी? तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी? अच्छा, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने किया है। 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है? तो वर्क इज सेड टू बी डन if या when force is applied and object is placed in the direction of force। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसकी यूनिट आपको पता चल चुकी है, कोस की वैल्यूज आपको एक बार ध्यान रखनी है। हो सकता है कि पेपर में गिवन हो सकता है ना हो। अभी तक जो मैंने देखा है उसमें पेपर में गिवन नहीं होती है, ठीक है? ओके। उसके बाद वर्क डन 3 टाइप के थे, फोर्स पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए या 90 डिग्री हो जाए। इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे करें तो इसमें क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 90 से कम, ठीक है? उस केस में ही पॉजिटिव वर्क ही आएगा।
इसके अंदर एंटी पैरेलल वाले में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो लेकिन 180 से कम या उसके इक्वल हो, और इसमें तो 90 एग्जैक्ट है ही। ओके, ठीक है जी। उसके बाद ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे पास 3 तरह के वर्क हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाता है, ठीक है? एनर्जी बहुत सारे टाइप की थी, हमारे काम की कौन-सी है? एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। इनके डेरिवेशंस की आपको जरूरत नहीं है, अभी एक बार डायरेक्ट इनको लर्न रखिए, ठीक है? उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जितना भी वर्क डन किया है वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा, ठीक है? 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसकी कैलकुलेशन करते रह जाते हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो इससे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? पावर वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, ठीक है? ओके जी। जूल एसआई यूनिट, अर्क सीजीएस यूनिट, और कैलोरी इसकी अदर यूनिट है, और कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, स्मॉलेस्ट एटॉमिक लेवल पे जो इसकी यूनिट है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पावर में अपने पास ये आ चुका है, इसकी एसआई यूनिट क्या थी? वाट। और सीजीएस यूनिट इसकी अलग से कोई हमने नाम रखा नहीं है, बाकी आप चाहे तो इसको अर्ग पर सेकंड कह सकते हैं। हाँ, हम इसकी एक जो यूनिट यूज़ करते हैं वो है हॉर्स पावर, ठीक है? और 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट। ओके, तो अब एक बार आप 5 से 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज़ करके इन सभी फ़ॉर्मूलाज़ को 1-2 मिनट लगाकर एक बार लर्न कीजिए। 10-15 मिनट का एक बार रिलैक्स कीजिए, उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिसमें से हमें इनके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है? हम सिर्फ़ इसमें से वर्क एनर्जी वाले क्वेश्चंस को ही करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये है हमारे पास पेपर। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इसमें कहीं रोल था ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट पे भी नहीं करती, मोमेंटम पे करती है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, पी स्क्वेयर बाई 2m। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग पावर प्रोडक्शन इन कोल्ड बेस्ड थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एनर्जी कन्वर्जन। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा था? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be converted from one place to another, sorry, one type या one form to another, ठीक है? तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसमें क्या होगा? कोयला जलाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिसिटी इसमें है और इसमें है, ठीक है? और शुरुआत में इसमें भी हीट है, इसमें भी हीट है। अब बीच वाला देखते हैं, हीट से मैकेनिकल और हीट से केमिकल। तो आंसर है, जब हम कोयले को जलाएंगे तो केमिकल से हीट होता है, ठीक है? कोयले में केमिकल एनर्जी है विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो सिंपल सा है, हीट से मैकेनिकल बनेगी और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनेगी। इससे पिछला प्रोसेस क्या रहा होगा? इससे पिछला रहा होगा केमिकल एनर्जी, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है यहाँ पर मोशन वाली एनर्जी, ठीक है? हम इसमें करते क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कोयला जलाते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उस हीट से हम पानी उबालते हैं, स्टीम बनाते हैं और फिर स्टीम को टरबाइन्स पे डाल के रोटेट करते हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद है हमारे पास ये बाकी पेपर्स आ गए। अ, तो क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा एक बार, जो इसी से रिलेटेड हो, ठीक है? ओके, वर्क एनर्जी का क्वेश्चन, मिल जाओ मिल जाओ। ये आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज स्टेट वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अ पर्सन वॉक ऑन लेवल रोड। तो आंसर है कि अगर एक पर्सन सामने चल रहा है तो ग्रेविटी mg नीचे लगेगी, डिस्प्लेसमेंट सामने है।
ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, 90 डिग्री वाला केस आएगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं इसका, वर्क डन 0 है। पर्सन क्लाइम्स अ लेडर, सीढ़ी चढ़ रहा है बंदा, तो ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इस केस में नेगेटिव। तीसरे वाले का पॉजिटिव बनना चाहिए, बट फिर भी पढ़ देते हैं। ए कार इन ए न्यूट्रल गियर इज कमिंग डाउन, तो गाड़ी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, तो इस केस में पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड आ गया, तो पढ़ते हैं इसको। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए हेमिस्फेरिकल कप प्लेस्ड इन्वर्टेड ऑन द ग्राउंड। अच्छा, हमारे पास ग्राउंड में एक कप रख दिया उल्टा। ओके, नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है, ए बी सी डी ये सब के सब इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कोई डाटा है काम का। ओके, एक स्फीयर है जो 500 ग्राम का है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, इसमें डायमीटर तो मेंशन है ही, मास हम लिख लेते हैं। तो स्फीयर आ कहाँ से रहा है, ए से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ए पर हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है यहाँ पर इस तरह से, जो कि स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। इधर से भी आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, जहां से आ रहा है उसको देख लेंगे, बात की बात है। क्वेश्चन पढ़ते, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। रिलेटिव टू बी का मतलब ये है हमारा ग्राउंड लेवल, और इस पे एनर्जी 0 होगी। ठीक है, ओके जी, बताओ ये हाइट कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एम जी एच। एम मास पता है 500 ग्राम, मास इज गिवन ना 500 ग्राम। ओके, जी की वैल्यू लिखा है इन्होंने 10 लेनी है। एस पता, एच पता हो तो बात बन जाएगी। हाइट कितनी है, तो आंसर है कि अगर ये पूरा डायामीटर है तो ये क्या होगा, रेडियस। मानते हो जी। तो रेडियस कैसे निकाले, डायमीटर गिवन है तो आंसर है डिवाइड कर दो 2 से, हाफ कर दो। तो इस केस में हाइट कितनी आई, हाइट आ गई इसमें 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट की वैल्यू 180 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ एसआई यूनिट में रखना है। ठीक है जी, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, तो बताओ मास कितना हो जाएगा, ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे डिवाइड में 1000। जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 180 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो डिवाइड में 100। ठीक है, अब आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो, लास्ट में लिख देना जूल, या कर ले पूरा, कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 जीरोस कट गई, 500 को इससे कट करेंगे तो यहाँ पे 2 पे जाएगा, और ये 9 पे, तो इसका आंसर तो आ गया 9 जूल। अरे इजी था। ठीक है, पहले का आंसर क्या आया, 9 जूल। नेक्स्ट इज स्पीड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, जो लोएस्ट पॉइंट है, तो इसमें अब हम लगा देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जितनी एनर्जी ए पर है उतनी ही एनर्जी बी पर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके पास दो ही एनर्जी है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ए के ऊपर ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, वहां से फिसलना शुरू किया है, तो ए पर एट ए पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितनी है, 9 जूल हमने निकाली है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, अब जैसे वो बी पे पहुंचेगा, तो बी क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है हमने, 0 मानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आंसर है 9 जूल होगी। 9 क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, 9 जूल, तो यहाँ भी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 9 जूल। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, 0 में क्या ऐड करें 9 आ जाए, तो 9 ही ऐड करेंगे। ठीक है, स्पीड निकालनी थी, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर को 9 के इक्वल पुट कर देंगे, और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर आपको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। हाफ मास कितना था, 500 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम बनाए, इंटू वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9, 5 टू ज़ा 10। ठीक है, कट गया सीधा सीधा, तो वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई, 9, एक और दो, 2 बार 2 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 36। तो वी की वैल्यू क्या आती है यहाँ से,
√36 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड रही होगी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है सी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट डी। डी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो यहां पर भी हम लगा सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डी पर टोटल एनर्जी कितनी होगी? आंसर है 9 जूल। डी पर कौन सी एनर्जी होगी? आंसर है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दो एनर्जीज होंगी, मानते हो? ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? लुढ़क कर नीचे आ रहा है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh। ये है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू 9 m, मास कितना? 500 ग्राम के किलोग्राम बनाए, g की वैल्यू 10, h कितना है? अब यहाँ पर h होगा ये वाली लेंथ, ठीक है। हाइट कौन सी लेते हैं? ग्राउंड से वो कितना ऊपर है वो वाली हाइट हम चूज करते हैं। ओके, ठीक है जी। चलिए जी, तो टोटल हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट अपने को दे रखा है r/3, तो ये कितना बच गया? 2r/3, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो r बचना चाहिए। तो r/3 प्लस 2r/3, 3r/3 विच इज r। तो हाइट आ गई अपने पास 2r/3 सेंटीमीटर है, तो इसके मीटर भी बनाएंगे। ठीक है जी। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। एक पे दो, दो से ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ, ये इसके साथ कटेगा 6। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर? 6 प्लस काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, टोटल सम कितना है? 9। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई? 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 जूल। ठीक है जी, इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब ये आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। मैं आपको क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई और क्वेश्चन होगा। ये साउंड वाले का है, एम्पलीट्यूड से रिलेटेड, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें और कोई पेपर नहीं था, तो ये था हमने 2026 का जो स्पेसिमेन पेपर था उसको हमने अभी भी डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया 2025 का स्पेसिमेन पेपर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, ये तो सेम सेम क्वेश्चन लग रहे हैं। चलो इसको छोड़ते हैं फिर एक बार के लिए। अब आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी ढूंढते हैं कोई और क्वेश्चन हमें मिले जो हमारा रिलेटेड हो। ये आ गया सी, फिलअप, इफ मास एज वेल एज वेलोसिटी इज डबल, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? डबल हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, या 4 टाइम्स हो जाएगी? ठीक है, तो इसने ये चीजें पूछी हुई है। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि मास भी हमने डबल कर दिया और वेलोसिटी को भी डबल कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? तो आंसर है कुछ तो होगा, देखते हैं कि क्या होगा। ओके, शुरू में मान लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी थी के,
जिसका फॉर्मूला है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। अब मान लेते हैं इसकी नई एनर्जी हो जाएगी के डैश। तो हमने मास को क्या किया, डबल कर दिया 2m। वेलोसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया 2v का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। इसको ध्यान से देखोगे तो आपके पास आने का 8 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज पुरानी एनर्जी। तो आंसर क्या है, बिकम 8 टाइम्स। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 8 गुना बढ़ जाएगी। ओके, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज हॉर्स पावर, हम जनरली यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस हाइट ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो सिंपल सी बात है कि ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है हाइट। बताइए, जब हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एम जी एच। जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अरे मानते हो ना। हाँ, तो जब हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और आपने इसको ऊपर फेंका है तो धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ेगी। मास में कोई चेंज नहीं, जी की वैल्यू में हम इतना जोर से नहीं फेंक सकते कि जी की वैल्यू में भी कोई चेंज आ जाए, तो जी की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। 11th क्लास में आपको पता चलेगा कि जी की वैल्यू 10 या 9.8 कांस्टेंट नहीं होती, हाइट के साथ उसकी वैल्यू में चेंजेस आते हैं। बट वो 500 किलोमीटर की हाइट के बाद हमें ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। तो मुद्दे पर आते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये स्ट्रेट लाइन होंगे या कोई ऐसा कर्व होगा या कोई ऐसा कर्व होगा। देखो कर्व तो दोनों पॉसिबल है, तो इसमें से कौन से वाला कर्व हो सकता है, ये पर्पल वाला, ग्रीन वाला या रेड वाला। तो उसके लिए हमें इक्वेशन देखनी होगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। हम ग्राफ बना रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के अंदर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। दोनों की पावर 1 है, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है जी। पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये इसका आंसर आ गया। गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ढूंढना है फिर से कोई वर्क एनर्जी का क्वेश्चन मिले। ओके, ये भी नहीं है। ये आ गया एक और। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, तो हमने पिछले पेपर में कर लिया था, इसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ये है थोड़ा सा नया। फिगर शोज अ सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम, हमें चाहिए एसआई यूनिट में, तो हम इसको 0.2 किलोग्राम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक चला गया। पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जीरो। हाँ, ये हमें पता है, साउंड चैप्टर में आपने किया है, या फिर अभी इसको जब हम साउंड चैप्टर करेंगे तब आपको मैं इसको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ तक उठा दिया 5 मीटर तक, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, आंसर आ गया एम जी एच। मास कितना, 0.2, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 5। तो इसको हम लिखेंगे तो अपने पास 10 जूल आ रहा है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेंडुलम एट बी। तो हमने इसको निकाल लिया है 10 जूल। पता लगा कैसे निकाला, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हमने एम जी एच। अच्छा, बच्चों को मन में ये भी आता है कि सर ये डिस्टेंस हम ये वाला क्यों नहीं ले रहे। तो आंसर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, वेयर एच इज हाइट, और हाइट हमेशा वर्टिकली ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है अपने पास, एम जी एच, और इसकी वैल्यू अपने पास आएगी, मास अपने पास है 200 ग्राम, किलोग्राम में बना दिया, इंटू एच, एच की वैल्यू है 5 मीटर, तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट सी, तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व है तो यहाँ पे भी 10 जूल ही होगी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉम्ब एट पोजीशन ए व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम बी, जब आप इसको बी से रिलीज करेंगे तो हमें पता है ए के ऊपर पोटेंशियल तो जीरो है, ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। बी के ऊपर हमने इसको यहाँ पे रिलीज किया है, यानी कि बी पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर जीरो है, और ए पॉइंट के लिए हमें पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। इसको एक बार फिर से देखिए, टोटल एनर्जी दोनों जगह पे बराबर होगी, यहाँ पर हमारे पास दो ही तरह की एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यही है। अब ए पॉइंट पर हमें पता है पोटेंशियल जीरो है, और बी पॉइंट पर उसको रिलीज किया तो हमें पता है काइनेटिक जीरो है, तो काइनेटिक एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक का, हाफ एम वी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी एट पी हम निकाल चुके हैं 10, तो हमें यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है, तो v कितना आएगा 10 इंटू टू डिवाइड में मास, मास था 200 ग्राम, ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट क्यों किया, हाफ एम वी स्क्वेयर में v की पावर 2 है तो v की अकेले क्या बचेगा, ठीक है, गॉट इट, ओके, तो 200 को इससे काट देते हैं, यहाँ पे आएगा 5, ये अपने पास आ रहा है अंडर रूट 100, तो v की वैल्यू अपने पास आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, जी की वैल्यू उसने कहा है कि 10 लेनी है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है जी। अब हम इसके एक पेपर के क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी तरफ से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है जी। 52 मिनट्स की वीडियो हमारी जा चुकी है, कोशिश रहेगी कि 1 घंटे तक ही रहे, 1 घंटा 10 मिनट तक जाएगी तो भी कोई खास इशू नहीं आएगा हमें, ठीक है, जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन, ये मोमेंटम वाला फिर से क्वेश्चन सेम टू सेम, स्पेसिमेन में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम सीधा पीवाई क्यूज करते हैं, ठीक है। T24 ओके, 2024 का पेपर है मेरे पास, हाँ, ओके, व्हेन अ बॉल, सॉरी बॉल नहीं बेल, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन साइकिल रिंग्स, आपके पास एक बेल है साइकिल पे लगी है, वो उसको आपने बजाया, तो एनर्जी का कंजर्वेशन बताना, कन्वर्जन बताना है किसमें होगा, तो आपने जब उसपे फोर्स लगाया तो उसमें मूवमेंट हुई मतलब काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, घंटी बजेगी तो साउंड आएगा, तो लास्ट में साउंड आना चाहिए। अब क्या घंटी बजाने में कोई ग्रेविटी का रोल है, खुद बजाइए, तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। डोर लॉक ये वाला उसका नहीं है, वर्क डन के लिए ये रहा, अच्छा फोर्स इधर लगाया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फोर्स इधर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुई है, तो इसने पूछा कि कौन सी लेंथ लोगे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए, सेम डायरेक्शन वाली लेनी होती है, तो 5 मीटर, है ना। डेफिनेशन क्या थी वर्क डन की, वर्क इज said to be done when force is applied and object displaced in the direction of force, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स की तरफ वाला लेते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे ढूंढते हैं, आई थिंक अब इसमें सीधा, हाँ ये रहा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एन इंस्टेंट इज ओके, ऊपर वाले से रिलेटेड है, व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द टेंशन प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, घुमाने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, सॉरी रेडियस के अलोंग होता है, ठीक है। यहाँ पर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑब्जेक्ट इस तरह से डिस्प्लेस होगा, तो हर बार एंगल 90 डिग्री ही बनता है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अरे कहाँ पहुंच गए, हाँ ठीक है,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स, अमित 300 जूल इन 20 मिनट। आपको दोनों की पावर का रेशियो निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, सीधा कर देते हैं इसको। तो पावर ऑफ सुमित रेशियो पावर ऑफ अमित इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम फॉर सुमित, वर्क अपॉन टाइम फॉर अमित। बताओ, सुमित के लिए वर्क डन 600 जूल डिवाइड में टाइम 10 मिनट, मिनट के सेकंड बना लेते हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए, डिवाइड में वर्क डन बाय अमित 300 अपॉन में टाइम 20 मिनट्स, इसके भी सेकंड बना लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप 60 से 60 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कट देते हैं 60 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 30 आ जाएगा, और ये आ गया 15। तो आंसर हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है? 60:15। ठीक है, एक बार और काट कटेगा ही, हाँ 15 के टेल पे कट रहा है, तो 4:1 आंसर आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, हो सकता है कोई क्वेश्चन में फ्लो फ्लो में गलत कर दूं, तो एक बार आप कैलकुलेशन का ध्यान अपनी तरफ से जरूर रखना। ठीक है जी, ओके। उसके बाद है हमारे पास वर्क डन का कोई और क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर। ये रहा, ओके। दो आइडेंटिकल मार्बल है ए और बी, उनको आपने रोल कर दिया पाथ 1 और पाथ 2 पे। दो रास्ते हैं, दोनों पे आपने उनको रोल कर दिया। आपसे पूछा है कि नेक्स्ट वीक पर कौन सा पहुंचेगा। एक पाथ है फ्रिक्शनलेस, एक पाथ है रफ। फ्रिक्शनलेस वाले में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो श्योरली कौन सा पहुंचेगा? पाथ 1 वाला पहुंचेगा, तो मार्बल ए। ठीक है, कौन से पाथ में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? मैकेनिकल एनर्जी होती थी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा रफ वाले की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो कौन से पाथ में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है? तो इसका आएगा पाथ ए। और लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस में लगेगा? आंसर आएगा बोथ पाथ। ठीक है, कुछ बुक में इसका आंसर भी बोथ पाथ दे रखा है, तो उसका एक बार आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर इसने रफ बोल दिया। रफ का मतलब क्या होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन लगेगा तो मैकेनिकल एनर्जी में तो दो ही एनर्जी थी, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी तो आ गया उसमें। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगी। ओके, चलिए जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं। ओके, इस पेपर में शायद इतना ही था। चलिए नेक्स्ट पेपर पर आते हैं। ये है 2025 का, जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था। ठीक है, इस साल का पेपर जैसे ही मेरे पास आएगा तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो आपको बना के शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? वर्क स्केलर है, पावर स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, तो ये बच गया। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा है? तो मैकेनिकल, ओ सॉरी, केमिकल टू हीट और हीट टू लाइट। तो केमिकल से हीट एंड लाइट एनर्जी बन रही है। ठीक है, केमिकल जल रहा है, उससे हीट और लाइट एनर्जी बन रही है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कोई और क्वेश्चन मिलना चाहिए, मिलेगा। ओके, फिलअप में हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओके, ये भी चैप्टर 1 का ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। क्वेश्चन आया नहीं था क्या काइनेटिक एनर्जी का? ये रहा। ओके, तो यहाँ से एक लड़की छलांग लगाने वाली है। विल प्रे फॉर हर लेटर। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिचा वेइंग 40 kgf, काइनेटिक एनर्जी वाला ये। ठीक है, इसका मतलब उसका वेट आपको दे रखा है 40 kgf, यानी कि मास उसका है 40 किलोग्राम। ठीक है, और स्केटबोर्ड है उसका, और क्यू पे उसकी वेलोसिटी होती है 10। तो वेलोसिटी एट क्यू है उसकी
10 मीटर पर सेकंड। तो आपको बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी एट क्यू क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब ग्राउंड बोल दिया तो क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ओके, इसका मतलब हमें इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज करना है। देखो ग्राउंड इसने साफ साफ लिख दिया, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ही होगी और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हाफ एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। हाफ इंटू मास उसका अपने को 40 पता लग गया, इंटू वी स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 से इसको काटेंगे तो 2000 जूल एनर्जी आ गई भाई ऋचा के पास। सो एनर्जेटिक। नेक्स्ट है द वर्टिकल हाइट, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट पी। अच्छा, पी की आपको हाइट बतानी है, तो क्योंकि वो पी से चली है तो यानी कि पी पे तो वो रेस्ट पे थी, तो यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ पोटेंशियल। और हमें पता है कि टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट क्यू। टोटल एनर्जी में कौन कौन आएगा, काइनेटिक जो कि जीरो है प्लस पोटेंशियल जो हमें निकालनी है इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट क्यू। पोटेंशियल जो कि जीरो है प्लस काइनेटिक जो अपन ने अभी निकाली है 2000। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच इज इक्वल्स टू 2000, तो हाइट की वैल्यू आएगी 2000 डिवाइडेड बाई एम जी। एम की वैल्यू 40, जी की वैल्यू 10। 1 2 3 4, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, हाइट आई 5 मीटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट आर, आर पे काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी अगर 500 जूल एनर्जी लॉस हो गई तो। अच्छा, 2000 जूल उसके पास एनर्जी थी, उसमें से लॉस कितनी हो गई, 500 जूल। ठीक है, तो कितनी एनर्जी बची, 1500 जूल। उस 1500 जूल में दो हिस्से हो जाएंगे, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर चढ़ रही है ना, आर तक चढ़ गई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा। तो 3 मीटर तक ऊपर चढ़ी है तो इसका मतलब उसके पास एक एनर्जी तो होगी, एम जी एच 40 इंटू 10 इंटू हाइट है 3, कितना आएगा ये, 1200 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बची उसके पास, 1500 में से पोटेंशियल तो 1200 आ गई, तो 300 जूल काइनेटिक एनर्जी उसके पास बचती है। ठीक है जी, इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे उतना ही ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने ही अच्छे से आप इनके क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, मेरी राय रहेगी कि सबसे पहले आप इसके पीवाई क्यूज और स्पेसिमेन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर या जो भी कोई स्टेप है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करके उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।